हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छा, एकदम मस्त। चलिए, अच्छी बात है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी कर चुके हुए हैं चैप्टर 1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शब्द समीकरण दिया हुआ है। तो शब्द समीकरण को सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना है आपको, उसके बाद उसको संतुलित करना है और उसके बाद उस रासायनिक समीकरण का आपको प्रकार बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड का अभिक्रिया कर रहा है। ये जले विलयन में कर रहा है, इसलिए एक्वस लिखा हुआ है, एक्यू लिखा हुआ है। और ये क्या आपको दे रहा है? ये दे रहा है आपको पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड दे रहा है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक समीकरण के रूप में अगर इसको हम लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? बेरियम पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड का हो जाएगा आपको KBr हो जाएगा। ये आपको किस रूप में है? ये एक्वस है। और आपको उसके बाद बेरियम आयोडाइड के लिए Ba, फिर आयोडाइड के लिए I और उसके साथ ये 2 लग जाएगा, क्योंकि बेरियम के साथ 2 इसकी संयोजकता होती है, वो हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद ये बदल गया किस चीज में? ये किस रूप में है? ये एक्वस है, जलीय घोल है। ये परिवर्तित हो रहा है आपको पोटेशियम आयोडाइड में। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला KI हो जाएगा और बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेरियम ब्रोमाइड का हो जाएगा BaBr2 हो जाएगा। और ये आपको पोटेशियम आयोडाइड क्या है? एक्वस है। और ये कैसा है आपको? ये सॉलिड है। तो ये हम लोगों को और संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। और संतुलित मतलब कि ये कंकाली समीकरण है, इसको हम लोग को संतुलित करना है और उसके बाद जाके रासायनिक अभिक्रिया का हमको प्रकार भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसको संतुलित करने के लिए आप संतुलित करने का आप पुराना विधि यूज कीजिएगा। सबसे पहले इसको ग्रेड दीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा आपको प्रत्येक तत्व में कितना कौन तत्व की परमाणु दोनों और रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद में दोनों बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग अभिकारक और उत्पाद सब लिखेंगे, आप लोग डिटेल से बनाइएगा। हम एक बार चेक करके आपको बता रहे हैं। आयोडीन इधर 2 है और इधर आयोडीन 1 ही है, इधर ब्रोमीन 2 है और इधर ब्रोमीन 1 ही है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ब्रोमीन को संतुलित करना चाहें तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2KBr हो जाएगा। ये जलीय घोल में घुला हुआ है, इसलिए एक्वस, और प्लस आपको बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद ये बदल गया किस चीज में? इसमें 2 से गुना किए हुए हैं, ये बदल गया आपको पोटेशियम आयोडाइड, ये एक्वस, प्लस आप इस साइड क्या किए हुए हैं? BaBr2 किए हुए हैं, ये सॉलिड। तो उसके बाद फिर अगर हम लोग बेरियम 1 ही है, पोटेशियम इधर 2 हो गया। पोटेशियम को अगर हम लोग फिर से बराबर करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पोटेशियम में 2 से गुना करना पड़ेगा। या कहिए कि आपको आयोडीन इधर 2 है, आयोडीन को 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आयोडीन को 2 करने के लिए इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन को बैलेंस करते हैं। 2KBr एक्वस को अगर हम लोग BaI2 इस साइड आयोडीन को बैलेंस करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोडीन, यहाँ पे 1 आयोडीन। तो 1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये 2KI एक्वस ही रहेगा ये। और ये आपको जो जैसा है BaBr2, ये सॉलिड ही रहने दीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम आपको अभिकारक में 2 था, उत्पाद में भी 2 हो गया। फिर उसके बाद ब्रोमीन अभिकारक में 2 था, उत्पाद में भी 2 हो गया। फिर बेरियम 1 ही है अभिकारक में, उत्पाद में भी 1 ही है। आयोडीन 2 है अभिकारक में और उत्पाद में भी 2 हो गया।
ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसके साथ आपको क्या चीज बताना है, इसके साथ ये भी बताना है कि ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है इसमें प्रत्येक अभिकारक का प्रत्येक जो आपको यौगिक है इसके आयन का बदला हुआ है। यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमीन के साथ था, यहाँ पे पोटेशियम आयोडीन के साथ आ गया, और यहाँ पे बेरियम आयोडीन के साथ था, और यहाँ पे बेरियम क्या चला गया, ब्रोमीन के साथ चला गया। तो ये हम लोग द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, वो ही रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसके साथ क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसको आप कह सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर बी कहता है आपको कि जिंक कार्बोनेट को क्या किया गया है, गर्म किया गया है, और वो किस चीज में परिवर्तित हो जा रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। जिंक कार्बोनेट आपको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। तो जिंक कार्बोनेट का क्या होगा, ZnCO3 इसका फॉर्मूला होगा। इसके साथ ये इसका भौतिक अवस्था में बताया गया है, जो कि आपको ठोस अवस्था में, इसलिए S लिखे हुए हैं। तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO होता है। ये जिंक और ऑक्सीजन है। ये किस अवस्था में भी, ये भी आपको सॉलिड अवस्था में है। और इसके साथ क्या बन रहा है, इसके साथ बन रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बन रहा है आपको, ये गैसीय अवस्था में है। इसको आपको चेक करना है कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए अभिकारक और उत्पाद में कितने कितने संख्या में है। तो कौन कौन सा तत्व है अभिकारक में, अभिकारक में है आपको, अभिकारक में है जिंक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और उत्पाद में भी वही चीज होगा, उत्पाद में भी वही होगा, लेकिन संख्या हम लोग को चेक करना है। जिंक आपको अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी आपको जिंक की संख्या 1 ही है। कार्बन अभिकारक में कितना है, कार्बन अभिकारक में 1 है, और कार्बन आपको उत्पाद में भी आपको 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और इस साइड देखिएगा उत्पाद में भी तो 1 यहाँ पे और 2 वहां पे। तो ऑक्सीजन भी आपको क्या है, 3 अभिकारक में और ऑक्सीजन 3 आपको उत्पाद में भी मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है, हम लोग जो लिखे हुए हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब हम लोगों के पास क्या बच जाता है, हम लोग के पास बच जाता है कि बताइए ये किस तरह का रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण को देख के हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एक ही अभिकारक है जो कि हम लोग को किस चीज में परिवर्तित हो गया, ये आपको जिंक कार्बोनेट है, अकेला है अभिकारक, और ये परिवर्तित हो जा रहा है आपको एक से ज्यादा उत्पाद में परिवर्तित हो जा रहा है। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, टूटने वाला रासायनिक अभिक्रिया है। टूटने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रासायनिक केमिकल इक्वेशन, इंग्लिश में कहेंगे तो डिकम्पोजिशन, और हम लोगों को हिंदी में कहेंगे तो ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया है ये। तो हमारा बी का आंसर क्या हो गया, एक तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण, और उसके बाद किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ये भी खत्म हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 8 का सी।
इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हम लोगों को कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके आपको किस चीज में परिवर्तित हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, H2 गैस लिखना पड़ेगा। क्लोरीन गैस के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरीन गैस के लिए भी Cl2 गैस लिखना पड़ेगा। और ये परिवर्तित हो रहा है किस चीज में, ये परिवर्तित हो रहा है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है आपको HCl और ये गैसीय अवस्था में है। तो इसके लिए हम लोग HCl लिख दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिए। ठीक, अब हम लोगों को देखना है कि ये संतुलित है या नहीं है। तो संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर अकेला हाइड्रोजन, क्लोरीन इधर 2 है, यहाँ पे क्लोरीन अकेला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन ही अगर संतुलित करते हैं तो इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये H2 ये गैस है प्लस क्लोरीन ये भी गैसीय अवस्था में है और ये बदल गया आपको 2 से गुना कर दिए ना, तो HCl और ये भी आपको गैसीय अवस्था में है। तो ये आप देखिएगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस किए तो उसके साथ ही क्या हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, खुद ब खुद बैलेंस हो गया। इसको यहाँ 2 से गुना किए तो क्लोरीन भी तो 2 गुना हो गया। तो ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। अब हम लोगों को बताना है कि ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि 2 अभिकारक आया और एक ही उत्पाद में बदल गया, मतलब कि एक ही प्रकार के उत्पाद में बदला है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषित किए हुए थे। इसको आप लोग भाग 3 में देखे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या सिर्फ संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखिएगा तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेगा, यही रिएक्शन होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का डी। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि मैग्नीशियम सॉलिड, आपको मैग्नीशियम तत्व है, ये अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है और आपको हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। तो इसको सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। ये मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे, ये सॉलिड। फिर इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl लिखेंगे और चूंकि ये एक्वस है तो AQ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2 होता है। ये आपको एक्वस रूप में मिला हुआ है, जलीय विलयन में ही मिला हुआ है और इसके साथ हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है गैसीय अवस्था में। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2G, हाइड्रोजन गैस लिख दिया हम लोग। तो ये तो हम लोग शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर दिए हैं। सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा ये संतुलित है या नहीं है, क्योंकि संतुलन करने के लिए भी कहा हुआ है। तो संतुलन करने के लिए आप लोग को आता भी है और बाकी के क्वेश्चन में भी किए हुए हैं। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैग्नीशियम इधर 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन 1, उधर 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, Mg सॉलिड प्लस 2HCl अगर हम लोग कर दें, ये एक्वस अवस्था में जलीय घोल में ही है। तो ये किस चीज में परिवर्तित हो रहा है, आपको मैग्नीशियम क्लोराइड में, इसको छोड़ दीजिए, ये एक्वस अवस्था में ही है और ये आपको हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस आप बैलेंस कर चुके हुए हैं। हाइड्रोजन को जैसे ही बैलेंस किए तो उसके बाद फिर आप क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम बैलेंस था, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, उसके बाद क्लोरीन के लिए चेक करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है। तो अब क्लोरीन आपको यहाँ पे 2 पहले से था
तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, तो आपको ये संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। लेकिन हम लोगों को खोजना ये भी है कि ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया आप देखिएगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया है कि आपको मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, और मतलब कि एक तत्व एक यौगिक से अभिक्रिया कर रहा है, और वो जो तत्व है उस यौगिक में मौजूद पहले से जो आयन है उसमें से एक आयन को हटा के खुद उसके साथ आपको बाकी बचे हुए आयन के साथ खुद अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर रहा है और एक को मुक्त कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। एक तत्व दूसरे यौगिक में से उस दूसरे तत्व को हटा के खुद यौगिक बना दे, और दूसरे तत्व का जो जिससे उसको मुक्त किया है जिस यौगिक से, उस तत्व को आपको मुक्त अवस्था में आपको मिल जाए। तो हाइड्रोजन का ये यौगिक था, इससे मैग्नीशियम आया और खुद यौगिक बना लिया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, मुक्त अवस्था में छोड़ दिया, इसको मुक्त कर दिया। तो ये आपको विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपको विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहिए या आपको सिंपल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये थ्योरी है, आपको उसमें कुछ बहुत ज्यादा संतुलित नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि आपको ऊष्मा मिले। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित तो होगा ही होगा, उसके साथ आपको क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, या कहिए कि कोई ऊर्जा मिलेगा, आपको गर्म हो जाएगा कोई चीज, आपको उसमें बाहर से ऊर्जा नहीं देना पड़े। तो उसको अगर हम लोग परिभाषित करते हैं तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ आपको ऊष्मा उत्पन्न हो, ये आपको ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। और दूसरा तरह का रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि आपको अभिक्रिया को पूरा करने के लिए आपको बाहर से ऊष्मा, या कहिए कि आपको ऊर्जा किस रूप में हो सकता है, ऊष्मा के रूप में हो सकता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में हो सकता है, या प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में आपको ऊर्जा उसमें बाहर से देना पड़ेगा, तब जाके वो रासायनिक अभिक्रिया पूरा होगा। तो उस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा इसलिए लिखे हुए कि ये आपको ताप में हो सकता है, मतलब कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो सकता है, या प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकता है, या विद्युत ऊर्जा के रूप में हो सकता है, कोई भी ऊर्जा का एक रूप हो सकता है। तो इसमें आवश्यकता हो जाती है और ये आपको खुद देता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप देता है। तो ये तो हो गया इसकी परिभाषा, आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखना चाहते हैं इसका कि उदाहरण क्या होगा। उदाहरण में अगर हम लोग देखना चाहें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी मतलब आपको ऊर्जा मिलना चाहिए, तो इस तरह का आपको उदाहरण है कि प्राकृतिक गैस का दहन करवा दीजिए। प्राकृतिक गैस कौन सा हो गया, मीथेन हो गया। दहन करना, वायुमंडल में इसको दहन करने का मतलब हो गया कि आप इसको ऑक्सीजन में जला रहे हैं। तो ये किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में परिवर्तित हो जाता है। जल भाप के रूप में मौजूद रहता है और उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है। तो हम लोग ऊष्माक्षेपी का उदाहरण देंगे तो क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस जिसको CH4 मीथेन गैस कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ जलाते हैं, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये गैसीय अवस्था में ही होता है। और इसके साथ आपको जल का वाष्प मिलता है जिसको हम लोग H2O का गैसीय अवस्था कहते हैं। इसके साथ साथ क्या मिलता है, आपको ऊर्जा भी मिलता है। इसके साथ साथ ऊर्जा कहिए या ऊष्मा कहिए, आपको इसके साथ साथ क्या मिलता है, इसके साथ साथ ऊष्मा मिलता है, ऊष्मा। तो ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग सामान्य उदाहरण देखेंगे जिसमें कि आपको चूना पत्थर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं
और वो परिवर्तित हो जाता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो बाहर से हम लोग उसको गर्म करते हैं, आवश्यकता हो जाती है ऊर्जा की। और किस रूप में आवश्यकता हो रही है? हम लोग तापन मतलब कि ऊर्जा दे रहे हैं, हम लोग हीट मतलब कि ताप ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसका हम लोग उदाहरण लिखेंगे CaCO3 CaCO3। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? तापन कर रहे हैं इसका तापन करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड ये ठोस अवस्था में मौजूद रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, ये तो हम लोग ऊर्जा इसको दिए भी। इसके साथ इस साइड ऊर्जा नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग ऊर्जा दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं, अभिकारक में दे रहे हैं, और उत्पाद आपको तब जाके बन रहा है। और इसमें क्या है कि ये अभिकारक में आपको खुद उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा और आपको ऊर्जा भी मिल जाएगा। तो यही दोनों इस क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में यही था आपका। परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद आप उसका उदाहरण लिख दीजिएगा, तो आपको आंसर इसमें आपको पूरा का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग श्वसन को देखते हैं कि श्वसन है क्या। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन कहते हैं जो हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, या कहिए कि जो हम लोग सांस लेते हैं, तो उसके द्वारा शरीर में क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन जाता है और बाकी गैस भी जाता है। तो उसमें से हमारा शरीर क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर रख लेता है, जो हम हीमोग्लोबिन होती है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा। तो उसमें हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, मतलब कि ऑक्सीजन को अपने और पकड़ के रख लेता है और बाकी गैस को वो छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन जो खून में मिल गया, अब वही ऑक्सीजन क्या करेगा? हमारे हम जो खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? चावल, दाल, बाकी चीज भी खाते हैं, तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो ग्लूकोज में टूट जाता है। जिस समय पाचन होती है उस समय वो ग्लूकोज में टूट के रहता है। तो श्वसन के क्रिया से लिया गया आपका ऑक्सीजन वो क्या करेगा? ग्लूकोज में जो बना हुआ है पाचन की क्रिया के दौरान जो आपको ग्लूकोज मिला हुआ है, उससे अभिक्रिया करके ये आपको परिवर्तित हो जाएगा। किस चीज में? ये परिवर्तित हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा ऊर्जा के रूप में, या कहिए कि आपको ऊर्जा के रूप में शरीर में आपको जो ऊर्जा मिलती है वो श्वसन की क्रिया के हिस्से ही मिलती है। पाचन से तो वो ग्लूकोज में ही बन के रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है ग्लूकोज के साथ, तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में आपको टूट के रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसलिए इसको हमें जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा गया है, क्योंकि इसमें जीव के अंदर ये होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो श्वसन की आप परिभाषा एक बार देख लीजिए। श्वसन की परिभाषा क्या होगी? वैसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जीव के शरीर में मौजूद ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रदान करती है या प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग बस रासायनिक अभिक्रिया के सूत्र के रूप में लिखेंगे तो हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये रासायनिक अभिक्रिया करता है किससे? ये रासायनिक अभिक्रिया करता है आपके शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से करता है। तो ऑक्सीजन आपको क्या करना है? आपको ऑक्सीजन भी देना है इसके साथ। O2 ऑक्सीजन आपको गैस के रूप में नहीं मौजूद रहता है, ये जलीय विलयन के रूप में मौजूद रहता है, जल में आपके खून में घुला हुआ रहता है। ये क्या होता है? एक्वस। ऑक्सीजन किस रूप में मिलेगा आपको? एक्वस। ये ग्लूकोज भी क्या होगा? आपको विलयन के रूप में ही रहता है। और ये आपको क्या देगा? ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये देगा CO2। ये भी आपको एक्वस के रूप में देगा, जलीय घोल के रूप में देगा। फिर आपको जल की प्राप्ति भी होगी, प्लस इसके साथ ऊष्मा का आपको ऊष्मा कहिए
या ऊर्जा के रूप में आपको ऊष्मा मिल रहा है। तो इस तरह के रासायनिक परिवर्तन में जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रदान कर रही है, और चूंकि इस रासायनिक परिवर्तन में आपको श्वसन के दौरान ऊष्मा प्राप्त होता है, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इससे ऊर्जा मुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? आपको ऊर्जा मुक्त हुआ। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। बहुत भारी नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहेगा। आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आपको VVI कहीं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है आपको कि वियोजन और संयोजन रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत कैसे है, और इसका हम लोग को उदाहरण देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि संयोजन वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसको हम लोग विस्तार में पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर से एक बार देखिए, हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल एक अभिकारक है। वियोजन मतलब कि टूटने वाला है ये, तो अकेले एक बड़ा सा अभिकारक रहेगा, ये टूट के आपको दो छोटा छोटा उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करे, तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और अगर हम लोग को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया परिभाषित करना हो, तो दो छोटा छोटा अभिकारक क्या करेगा? आपस में जुड़ के एक बड़ा सा उत्पाद का निर्माण करेगा। तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे। तो ये तो संयोजन और वियोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। अब इसका अगर हम लोग सामान्य तरह का उदाहरण दें, कि सामान्य उदाहरण में क्या होता है कि हम लोग किसी तत्व या यौगिक को नहीं लिखते हैं, एक उसको सांकेतिक रूप में लिखते हैं। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि टूट रहा है। तो ए भी मान लीजिए कि कोई यौगिक है, ये टूट के आपको क्या हो गया? ए और बी दो तरह के तत्व या पदार्थ में बदल गए। ये तत्व यौगिक भी हो सकता है और तत्व भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो एक बड़ा सा यौगिक या कहिए पदार्थ टूट के आपको दो पदार्थ में, छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया। और फिर अगर हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, तो दो छोटा छोटा अभिकारक आपस में जुड़ के क्या हो रहा है? आपको एक बड़ा सा उत्पाद दे रहा है। क्योंकि हम लोग को रासायनिक संयोग के नियम का पालन करना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण का। तो दो छोटा छोटा मिलेगा तो उसका तो दोनों का योग हो जाएगा इसका द्रव्यमान, तो हम लोग को ये बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बड़ा कर रहे हैं। इसमें टूट रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग छोटा कर रहे हैं। अब इसका हम लोग सामान्य उदाहरण तो देख लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई तत्व या यौगिक के रूप में इसका उदाहरण देखते हैं। तो हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का बिल्कुल ही सामान्य उदाहरण कौन सा है? वियोजन में अभी तुरंत हम लोग इससे पहले ही क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हुए? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं? उसको हम लोग गर्म करते हैं या उसका तापन करते हैं, तो वो टूट जाता है। जैसे कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या किए हुए थे? इसका तापन किए हुए थे, इसको ताप में गर्म किए हुए थे। तो ये आपको परिवर्तन दे क्या रहा था? ये दे रहा था आपको कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड, प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस के रूप में दे रहा था। और ये रासायनिक अभिक्रिया आपको उसमें शोषी भी है, ठीक है। तो ये आपको वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी है। और इसमें आपको संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में आपको अमोनिया का उत्पादन, अमोनिया का हम लोग को कैसे उत्पादन होता है? अमोनिया का उत्पादन होता है कि आपको नाइट्रोजन गैस, ये आपको हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस का कैसे लिखते हैं, H2 गैस लिखते हैं ऐसे। अभिक्रिया करके ये आपको किस चीज में बन जाता है, ये आपको बन जाता है अमोनिया का निर्माण कर दिया। तो इसमें दो छोटे छोटे तत्व आए और आपको किस चीज का निर्माण कर दिया, अमोनिया का निर्माण, एक बड़े तत्व का, एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर दिया। दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा दिया हम लोग। तो यही अंतर है और दोनों को एक दूसरे के विपरीत क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपको जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपको तोड़ने वाला काम कर रहा है वियोजन, और संयोजन में क्या कर रहा है, आपको दोनों आपस में जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेके लास्ट तक का अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम लोगों का यहीं पे ये वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगर